गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैं अटैचमेंट की बात कर रहा था, अटैचमेंट के प्रोविजंस डिस्कस कर रहा था। यानी अटैचमेंट किसका, ऐसा कोई अभियुक्त जिसके विरुद्ध न्यायालय में मामला चल रहा है और वह समन पर हाजिर नहीं होता है तो वेलेबल वारंट और वारंट इश्यू होता है, और वारंट में एक्चुअली अरेस्ट वारंट इश्यू होता है, और अरेस्ट से भी वो अपने को बचाता है या एब्सकॉन्ड हो जाता है। तो उसके बाद उसके भगोड़ा अपराधी होने की घोषणा की जाती है और एक निश्चित दिन तारीख पर उसे हाजिर होने की सूचना दी जाती है, और तब भी वह हाजिर नहीं होता है तो नेक्स्ट अटैचमेंट या कुर्की की कार्रवाई की जाती है। कुर्की की कार्रवाई के अंतर्गत सेक्शन 83 के प्रोविजंस को हम डिस्कस कर रहे थे, और पिछले लेक्चर में हमने 83 सब क्लॉज 3 तक डिस्कस किया था, और आज 83 सब क्लॉज 4 ऑनवर्ड की हम बात करेंगे। तो जैसा कि 83 सब क्लॉज 3 तक आप पढ़ चुके हैं कि जो भी उसकी संपत्ति की अटैचमेंट का निर्णय न्यायालय करेगा, पहली बात तो, और कब करेगा न्यायालय क्यों करेगा और कब करेगा, दो बातें हैं। तो कब करेगा, जब वो उस घोषणा पर भी वो न्यायालय में हाजिर नहीं होता है तब करेगा, और ऐसी स्थिति में क्यों करेगा, ये तो है कि न्यायालय में हाजिर नहीं होता तो वो कुर्की की कार्रवाई का निर्णय लिया जाता है। कब करेगा ये डिपेंड करता है, अगर उसके सेक्शन 83 के प्रोविजन में जो लिखा हुआ है कि अगर उसे न्यायालय को ये सद्भावपूर्वक विश्वास हो जाता है, समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी को का एलिनेशन करने वाला है या उसके न्यायालय की अधिकारिता से बाहर निकालने वाला है, हटाने वाला है, तो ऐसे कंडीशन में वो गिरफ्तारी आदेश के साथ ही या उद्घोषणा के साथ ही, प्रोक्लेमेशन के साथ ही कुर्की ऑर्डर भी जारी कर देगा। और साथ में वो जो संपत्ति है, लेकिन वो अगर स्वयं की संपत्ति नहीं है बल्कि कर्ज लेकर या ऋण लेकर बनाया गया है, तो जो ऋणदाता है उसके प्रोटेक्शन की पूरी व्यवस्था की जाएगी, जिसकी व्यवस्था सेक्शन 83 सब क्लॉज 3 में दी गई है। उसमें वो उसका अभिग्रहण किया जा सकता है, यानी उसका सीजर किया जा सकता है, रिसीवर की नियुक्ति की जा सकती है, या कोई ऐसा व्यक्ति अपॉइंट किया जा सकता है, या उनमें से किसी भी रीति से जिससे ये निश्चित किया जा सके कि जिसने उसको लोन दिया है, लोनी है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब 83 सब क्लॉज 4 की हम बात करते हैं। 83 सब क्लॉज 4 ये कहता है कि यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है स्थावर है, यानी स्थायी आपके मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है। स्थावर और जंगम दो वर्ड होते हैं। जंगम का मतलब है मूवेबल और स्थावर का मतलब है इमूवेबल। तो अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इस धारा के अधीन कुर्की राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि की दशा में उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी। ये इतना लंबा जो वर्ड लिखा है, इसका सिंपली मतलब है कि अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड है, क्योंकि राज्य सरकार को राजस्व देने वाली कौन सी भूमि होती है, एग्रीकल्चरल लैंड होती है, ठीक है ना। एग्रीकल्चरल लैंड में फिशरीज वगैरह भी आ जाते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, ये भी आ जाते हैं। तो ऐसे अगर वो राजस्व देने वाली, रेवेन्यू कलेक्शन वाली लैंड है, तो उसकी जो कुर्की है वो कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी, जिसमें वह भूमि स्थित है। और अन्य सब दशाओं में, यानी जो सब क्लॉज 4 है उसका पहला जो पार्ट है वो केवल ऐसे जमीन, ऐसे इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है जो कि रेवेन्यू जनरेट करता है, यानी एग्रीकल्चर लैंड बेसिकली। तो अगर उसकी कुर्की की जानी है तो जिस कलेक्टर के जुरिसडिक्शन में वो लैंड आता है उस कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी, यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के माध्यम से की जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट, अन्य सब दिशाओं में, यानी रेवेन्यू लैंड को छोड़कर बाकी अगर अन्य दिशा है तो उसमें क्या होगा, पहला कब्जा लेकर की जाएगी, यानी जैसे कोई मकान है तो उसका कब्जा ले लिया जाएगा। रिसीवर की नियुक्ति की जाएगी, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको लोन लेके बनाया गया है या उसमें इनकम और एक्सपेंडिचर उससे रिलेटेड है, तो वहां पर रिसीवर की नियुक्ति की जाएगी। उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त
किसी भी संपत्ति का किराया देने या उस संपत्ति का परिधान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी। यानी अगर उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी भी संपत्ति का किराया देने या उस संपत्ति का परिधान करने का प्रतिषेध करने वाला लिखित आदेश द्वारा की जाएगी। ठीक है, अगर उसको किराया मिल रहा है उस संपत्ति से तो उसको रोका जाएगा, यानी उस व्यक्ति को किराया नहीं मिले जिसके अगेंस्ट की अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया गया है। या कई बार ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टी कोई है और उसने खुद किराया नहीं लेके किसी को अपॉइंट कर रखा है और वो व्यक्ति किराया वसूल करके उस मूल व्यक्ति को दे देता है जिसके अगेंस्ट की अटैचमेंट है। तो ऐसे कंडीशन में वो किराया उस जिसके खिलाफ अटैचमेंट के ऑर्डर निकले या उसने जिस किसी को अपॉइंट किया है उसके खिलाफ भी आदेश जारी होता है कि उसको किराया न दिया जाए। और इन सब रीतियों में से सब में से किन्हीं दो में से की जाएगी। यानी घ पार्ट फोर्थ पार्ट सब क्लॉज 4 का 4 ये कहता है कि इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो से की जाएगी जैसा न्यायालय ठीक समझे। यानी ऊपर जो 4 तरीके बताए गए उन 4 तरीके में से या तो चारों अडॉप्ट किया जा सकता है या मिनिमम 2 अडॉप्ट किया जा सकता है। इसको अडॉप्ट करके कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। सेक्शन 83 सब क्लॉज 5 सेक्शन 83 सब क्लॉज 5 ये बताता है कि यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है जीवधन है, जीवधन मतलब एनिमल, या विनश्वर प्रकृति की है, विनश्वर प्रकृति यानी जो डिस्ट्रॉय होने के लायक है। जैसे आमतौर पर फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है अगर समय पर उसे नहीं काटा गया तो यदि न्यायालय समीचीन समझता है यानी ठीक समझता है तो वह उसके तुरंत विक्रय का आदेश दे सकता है और ऐसी दशा में विक्रय के आगम न्यायालय के आदेश के अधीन रहेंगे। ये सिचुएशन ये होती है कि मान लीजिए उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी के तौर पर पशुधन है, मान लीजिए 2 4 5 बैले हैं, गाय है, भैंस है। अब उसको अटैच तो कर लिया गया, वो गवर्नमेंट की हो गई, ठीक है, जब तक कि वो व्यक्ति कोर्ट में हाजिर नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जानवरों को रोज खाना पानी दाना देना जरूरी है। ऐसे कंडीशन में कौन व्यक्ति देगा, ये सुनिश्चित करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ऐसे कंडीशन में न्यायालय के आदेश से उसको उस पूरे पशुधन को बेचा जा सकता है, उसकी सेल की जा सकती है और गवर्नमेंट जब भी सेल करती है तो नीलामी के माध्यम से करती है। तो यानी उसको अटैच किया जाएगा और फिर उसको ऑक्शन कर दिया जाएगा। इसी तरह से अगर फसल है, उसकी खेत में फसल खड़ी है तो उस खेत को, उस लैंड को एक्वायर तो कर लिया गया, उसको सीज तो कर लिया गया, लेकिन उस फसल अगर समय पर नहीं कटी तो वो फसल खराब हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाएगा कि उस फसल को जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में उसे बेच दी जाएगी और उसका जो पेमेंट मिलेगा वो कहां पर पेमेंट रखा जाएगा, उसका पैसा कहां रखा जाएगा, ये न्यायालय निर्णय करेगी। आमतौर पर न्यायालय के ही कोष में वो जमा होता है और उसका अलग से रिकॉर्ड बनता है और बाद में उस व्यक्ति को वापस दे दिया जाता है अगर उसके खिलाफ सब कुछ ठीक ठाक रहा, यानी वो हाजिर हो गया, ट्रायल हो गया और पनिशमेंट हो गया, या नहीं हुआ, डिस्चार्ज हो गया, जैसी भी स्थिति हो। उसके बाद 83 सब क्लॉज 6 ये कहता है कि उस धारा के अधीन नियुक्त रिसीवर की शक्तियां, कर्तव्य और दायित्व वे ही होंगे जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन नियुक्त रिसीवर के होते हैं। क्योंकि सीपीसी में भी एक रिसीवर अपॉइंट करने का प्रोविजन है और सीपीसी में ही उस रिसीवर के पावर्स, ड्यूटी एंड लायबिलिटीज भी डिसाइड किए हुए हैं। तो यहाँ पर सब क्लॉज 6 ये कहता है कि अगर कोर्ट के माध्यम से कोई रिसीवर अपॉइंट किया जाता है तो उस रिसीवर के पावर, ड्यूटीज और लायबिलिटीज जो है वो अलग से डिफाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी शक्तियां, उसके पावर, ड्यूटीज और लायबिलिटीज, उसकी शक्तियां, उसके दायित्व और उसके जो कर्तव्य हैं वो वही होंगे जो सीपीसी में प्रोवाइड किया हुआ है। तो इस तरह से सेक्शन 87 जो है वो कुर्की कब की जाएगी, किस प्रकार से की जाएगी, किस प्रॉपर्टी की कुर्की किस प्रकार से की जाएगी, कौन करेगा और कुर्की करने पर क्या प्रोविजन होंगे, ये सारी चीजें सब क्लॉज 1 से लेकर सब क्लॉज 5 तक में डिस्कस किया गया है और सेक्शन सब क्लॉज 6 में रिसीवर के पावर बताए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि 83 के प्रोविजन क्लियर है और इसको एक बार और आप पढ़ लें। सेक्शन 84 की ओर चलते हैं।
सेक्शन 84 में क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट है, यानी कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां। जब न्यायालय के द्वारा अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया जाता है तो इसको जो पीड़ित पक्षकार है, एग्रीड पार्टी है, वो इसको चैलेंज कर सकता है। तो जब चैलेंज करेगा तो इससे संबंधित क्या प्रोविजन सीआरपीसी में दिए गए हैं, ये 84 में हम देख लेते हैं। 84 सब क्लॉज 1 जो आपके स्लाइड पे दिख रहा है, इसमें कहता है कि यदि धारा 83 के अधीन कुर्क की गई संपत्ति के बारे में उस कुर्की की तारीख से 6 माह के भीतर कोई व्यक्ति जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है इस आधार पर दावा या उसके कुर्क किए जाने की आपत्ति करता है कि दावेदार या आपत्तिकर्ता का उस संपत्ति में कोई हित है या ऐसा हित धारा 83 के अधीन कुर्क नहीं किया जा सकता है, तो उस दावे या आपत्ति की जांच की जाएगी और उसे पूर्णतः या भागतः मंजूर या नामंजूर किया जा सकता है। यहां पर आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा देते हैं। ये प्रोविजन तब लागू होता है जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भगोड़ा है और उद्घोषित अपराधी तो हो गया, अब उसके खिलाफ कुर्की की जानी है। जिन लोगों को प्रशासन को यह पता है कि वो व्यक्ति फला घर में रहता है, उस घर को कुर्क करने का आदेश निकाल दिया गया, लेकिन बाद में पता चला कि साहब वो प्रॉपर्टी तो जॉइंट में है, यानी वो प्रॉपर्टी आधा उसकी वाइफ की है और आधा उस व्यक्ति की है। कानून के दृष्टि में हस्बैंड वाइफ अलग अलग लीगल पर्सनालिटी है, तो अभियुक्त व्यक्ति के लिए उसकी वाइफ की प्रॉपर्टी को सीज नहीं किया जा सकता, उसकी कुर्क नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसलिए ये प्रोविजन बनाया गया। वैसे कंडीशन में उसकी वाइफ जो है वो क्लेम कर सकती है, या मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर है और उसका पोर्शन फर्स्ट फ्लोर का है, सेकंड फ्लोर का है और नीचे का पोर्शन वाइफ का है, तो नेचुरली कुर्की करने में नीचे के पोर्शन को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में जो भी उसका इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में, मैंने वाइफ का एग्जांपल दिया है, वाइफ की जगह कोई और भी हो सकता है, उसके भाई भी हो सकते हैं, ज्वाइंट में भी हो सकता है, तो उनके तरफ से ये दावा किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक प्रोविजन लगा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट कि इस धारा द्वारा अनुज्ञात अवधि क्या है, 6 मंथ, यानी अटैचमेंट ऑर्डर जब जारी हुआ तो उससे विद इन 6 मंथ में इस तरह के क्लेम्स आ सकते हैं। आए अगर 6 मंथ बीत गया तो वो क्लेम फिर नहीं लाया सकता। तो अनुज्ञात अवधि यानी 6 मंथ के अंदर किसी किए गए दावे या आपत्ति को दावेदार या आपत्तिकर्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा जारी रखा सकता है। क्योंकि ये सिविल मैटर है और सिविल मैटर में जो राइट्स हैं वो आगे से आगे चलते रहते हैं, तो जो दावेदार है अगर उसकी विद इन पीरियड उसकी डेथ हो गई, अगर 6 माह बीत गया तब तो चाहे वो दावेदार मूल हो या उसके लीगल एयर्स हो, कोई भी दावा नहीं कर सकता। लेकिन 6 मंथ के अंदर अगर दावेदार की मृत्यु हो गई तो उसके जो सक्सेसर है, उसके जो लीगल एयर्स हैं, वो फिर दावा कर सकते हैं। ये प्रोविजन में लिखा गया है। सब क्लॉज 2, 84 सब क्लॉज 2, 84 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि उपधारा 1 के अधीन दावे या आपत्तियां उस न्यायालय में जिसके द्वारा कुर्की का आदेश जारी किया गया है, या यदि दावा या आपत्ति ऐसे संपत्ति के बारे में है जो धारा 83 सब क्लॉज 2 के अधीन पृष्ठांकित आदेश के अधीन कुर्क की गई है, तो उस जिले के जिसमें कुर्क की जाती है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में की जा सकती है। यहाँ पर आपको 83 सब क्लॉज 3 से जोड़ के देखना होगा। 83 सब क्लॉज 3 में क्या प्रोविजन था कि जिस प्रॉपर्टी को अटैच किया जाना है वो प्रॉपर्टी अगर जिस न्यायालय के द्वारा अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया जाएगा उसके जुरिसडिक्शन में नहीं है, बल्कि वो दूसरे जुरिसडिक्शन में है या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसकी जो अटैचमेंट के प्रोविजन है उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी। तो जहां पर भी ऐसी स्थिति हो वहां पर अगर दावा करना है तो दावा भी वही जिस कलेक्टर के द्वारा अटैचमेंट किया जा रहा है उसी डिस्ट्रिक्ट में जो भी कंसर्निंग मजिस्ट्रेट है उसके यहाँ पे दावे किए जा सकते हैं, यानी अटैचमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट क्लेम किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सब क्लॉज 3, 84 सब क्लॉज 3 ये कहता है कि प्रत्येक ऐसे दावे या आपत्ति की जांच उस न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसमें वह
किया गया या की गई है। तो नेचुरली जिस न्यायालय में, पहली बात तो सब क्लॉज 2 में पावर दिया गया है कि किस न्यायालय में किया जा सकता है, और थर्ड ये कहता है कि जिस न्यायालय में किया जाएगा उस न्यायालय के द्वारा ही इसकी जांच की जाएगी। लेकिन इसमें भी एक प्रोविजो लगा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट कि यदि वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किया गया है या वह निपटारे के लिए अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को दे सकता है। तो यहाँ पर ये है प्रोविजन कि ये न्यायालय की इंटरनल अरेंजमेंट है। अगर वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ पे किया गया है तो वो फिर एसीजीएम को ट्रांसफर कर सकता है उस मामले को, प्रोवाइडेड दैट इफ इट इज प्रिफर्ड और मेड इन द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही मे मेक इट ओवर फॉर डिस्पोजल टू एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। तो सीजीएम के अंडर में एसीजीएम होते हैं, हालांकि एक ही रैंक के होते हैं, तो सीजीएम जो है उस मामले को डिस्पोजल के लिए एसीजीएम को ट्रांसफर कर सकता है। ये इनहेरेंट पावर है कोर्ट के। सब क्लॉज 4 84 सब क्लॉज 4 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जिसके दावे या आपत्ति को उपधारा 1 के अधीन आदेश द्वारा पूर्णतः या भागतः नामंजूर कर दिया गया है, ऐसे आदेश की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर उस अधिकार को सिद्ध करने के लिए जिसका दावा वह विवादग्रस्त संपत्ति के बारे में करता है वाद संस्थित कर सकता है, किंतु वह आदेश ऐसे वाद के यदि कोई हो परिणाम के अधीन रहते हुए निश्चायक होगा। यानी सब क्लॉज 4 क्या कहता है कि कोई व्यक्ति जिसके दावे आपत्ति को उपधारा 1 के अधीन आदेश द्वारा पूर्णतः या भागतः नामंजूर कर दिया गया, यानी क्लेम तो किया लेकिन उस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया, नहीं माना गया, तो ऐसे कंडीशन में जिस दिन वो रिजेक्ट किया गया उस आदेश की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर उस अधिकार को सिद्ध करने के लिए जिसका दावा वह विवादग्रस्त संपत्ति के बारे में करता है वाद संस्थित कर सकता है। यानी पहले तो वो जिस व्यक्ति के द्वारा अटैचमेंट किया जा रहा है उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन फाइल करेगा, लेकिन उस ऑब्जेक्शन को रिमूव कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, तो फिर जो है उसके अगेंस्ट प्रॉपर कोर्ट में वो प्लेंट फाइल कर सकता है अपने दावे के संबंध में। लेकिन उसकी मियाद कितनी होगी? उसकी मियाद होगी 1 साल। यानी जिस दिन वो दावा खारिज किया गया उस दावे के खारिज किए जाने से 1 वर्ष के अंदर वो वाद संस्थित कर सकता है, लेकिन वह आदेश ऐसे वाद के यदि कोई हो परिणाम के अधीन रहते हुए निश्चायक होगा। तो वो जो आदेश है जिसमें कि उसके प्लेंट को खारिज, जिसके उसके क्लेम को खारिज कर दिया गया, उस वो एक तरह से स्टे हो जाएगा, और जब तक ये जो वाद उसने फाइल किया इस वाद का जब तक सेटलमेंट नहीं हो जाता तब तक उस आदेश की कोई भी क्रियान्विति नहीं होगी। ठीक है ना? तो इसके अंतर्गत कई बार कुर्की हो भी जाती है, क्लेम किया गया और क्लेम रिजेक्ट हो गया, क्लेम रिजेक्ट हो गया तो जो कार्रवाई है प्रशासनिक कार्रवाई वो तो चलती रहेगी। इधर आप प्लेंट फाइल कर दो, प्लेंट फाइल करने में कई बार उस ऑर्डर के अगेंस्ट स्टे ऑर्डर मिल जाता है। अगर स्टे ऑर्डर मिल जाता है तो उस कंडीशन में वो जो अटैचमेंट के ऑर्डर है वो स्टे हो जाएंगे। अगर कोर्ट ने स्टे नहीं किया तो अटैचमेंट के ऑर्डर चलते रहेंगे, उसकी कार्रवाई हो जाएगी। तो इस तरह से कई बार ये पेचीदा मामला भी हो जाता है कोर्ट में। तो इस तरह से सेक्शन 84 के प्रोविजंस हमने आज डिस्कस किए। इसके बाद 85 ऑनवर्ड के प्रोविजंस रह जाते हैं जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि ये फिर बहुत ही लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो इस स्लाइड में आप जैसा कि देख रहे हैं सेक्शन 85 रिलीज, सेल एंड रेस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी तो अटैच कर लिया गया, मान लीजिए दावे वगैरह सब सेटलमेंट हो गए और उसके बाद प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया, तो जो अटैच प्रॉपर्टी है उसको रिलीज कैसे किया जाएगा, सेल कब किया जाएगा और प्रॉपर्टी को वापस कब किया जाएगा, ये सारे प्रोविजन जो है वो सेक्शन 85 में दिए गए हैं, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।